आयज और सुबहान सुबह से काम में लगे हुए थे। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अरे कोई ख्याल ही कर लो जालिमो, कल दुल्हा बनने जा रहा हूँ। वो थक कर सोफे पर ढह गया। अपने ये ड्रामे बंद करो। अरीज बेचारे भी तो काम कर रहा है, उसकी तो शादी है और तुम निकाह होने पर इतराते फिर रहे हो। सानिया बेगम ने उसकी क्लास ली। भाई का काम खत्म हो गया है लेकिन मेरा पड़ा है। आप अब्बू से बात करें, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं करवाई जाती ये डेकोरेशन। वो लॉन की तरफ इशारा करते बोला। मेहंदी का फंक्शन बाहर लॉन में ही अरेंज किया गया था। ज्यादा न बोलो, जब बाहर देखो सारी सेटिंग, वो कहती चल दी। उनके पास भी इतना फालतू टाइम नहीं था कि वो उससे बहस करती। ओए सबू, उसने लाउंज में आते सुबहान को देखा तो आवाज लगाई। क्या है? वो खुद थका हुआ था। इधर आ, मेरे पास एक प्लान है। वो उसे बुलाता चहक कर बोला। कैसा प्लान? उसने आइस के पास आते इश्तियाक से पूछा। फिर आइस ने सुबहान के कान में सब प्लान बता दिया तो वो हंसते हुए दोनों ऊपर की तरफ बढ़ गए। आज मेहंदी थी। सब तैयारियां होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि अभी मुकम्मल नहीं हुई। पूरे घर में सुबह से अजीब गहमा गहमी थी। पूरे घर को खूबसूरती से सजाया गया था। बाहर लॉन का तो मंजर ही बदला हुआ था। एक स्टेज बनाया गया था जिस पर दुल्हा दुल्हन के लिए एक झूला रखा गया था। झूले को भी गेंदे और सफ़ेद गुलाब के फूलों से सजाया गया था और उनकी महक से पूरा लॉन मुअत्तर हो गया था। लॉन को लाइट से भी आरास्ता किया गया था। अरीश की आज खुशी देखने लायक थी। आज आखिरकार वो आनिया को देख ही लेगा। वो भी सफ़ेद कुर्ते और ऊपर येलो प्रिंटेड वॉस्केट में बिल्कुल शहजादा लग रहा था। सब ने ही उसको सराहा था। ओए होए, आज तो बिजलियां गिरा रहे हैं आप। आइस कमरे में आता उसे देखकर बोला। अगर मैं बिजलियां गिरा रहा हूं तो तुम भी किसी से कम नहीं लग रहे। वो उसे देखता बोला जो वाइट कुर्ते और ग्रीन प्रिंटेड बास्केट में जाजिबे नजर लग रहा था। अच्छा, आप जल्दी से नीचे आ जाएं। आफ्टर ऑल आज मेरा निकाह है। वो अकड़ कर बोला। आ रहा हूँ, ज़्यादा मत बनो। निकाह ना हो गया, प्रेसिडेंट का ओहदा हो गया जो मिलने जा रहा है तुम्हें। अरीश ने उसको इतराते हुए देख कर कहा। हाय, आप क्या जाने कितनी बड़ी प्यारी फीलिंग्स होती हैं। वो उसे चिढ़ाता हुआ बोला। जी, मुझे कैसे पता होगा? दूल्हा तो मैं ऐसे ही बन गया हूं ना। वो उसे देखता कमरे से निकल गया। उफ, भाई भी ना कभी सीधी तरह बात नहीं करते। वो भी मुंह में बोलता कमरे से निकल गया। निकाह का वक्त करीब आने पर अरीज के हाथ पांव फूल रहे थे। दिल था कि अभी बाहर आ जाएगा। आज वो किसी के नाम कर दी जाएगी। वो आज अरीज जाहिद से अरीज आइज बन जाएगी। उसे आज अपने पापा की शिद्दत से याद आई। काश पापा आप ऐसा ना करते तो मैं कितना खुश होती। मामा, सुबहान सब खुश होते। वो अपने आप को शीशे में देखती सोच रही थी जब वहां पर आनिया आ गई। क्या सोचा जा रहा है? वो उसे ख्यालों में गुम बैठा देखकर छेड़ते हुए बोली। आनिया, यह मुझे बहुत डर लग रहा है। वो उसका हाथ पकड़ते बोली तो आनिया हैरान हुई। लड़की, तुम तो ठंडी हो रही हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घबराओ नहीं, अभी बस निकाह हो रहा है, रुखसती नहीं हो रही। वो उसे तसल्ली देते बोली। पता नहीं आनिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। वो रो देने को दी। ऐसा होता है यार, काम डाउन, वरना मैं भी रोने लग जाऊंगी, फिर तुम्हें मुश्किल हो जाएगी। वो उसे वार्न करते हुए बोली, क्योंकि उसका अपना दिल बहुत उदास हो रहा था। हालांकि उसने इसी घर में रहना था, मगर फिर भी अब वो आज़ादी तो नहीं थी। पहले वो इस घर में जफ़र साहब की बेटी की हैसियत से रहती थी, मगर अब वो अरीश की बीवी और इस घर की बहू की हैसियत से रहेगी। इतना सब कुछ बदल जाना था। आनिया की बात पर उसने उसे गले लगा लिया। यार छोड़ो, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गई। वैसे बेचारा मेरा देवर, उसके दिल की सारी वायरिंग हिला दोगी तुम तो लड़की। वो माहौल को हल्का फुल्का करते हुए शरारत से बोली तो अरीज झीम गई। अरीज वाइट कलर के फ्रॉक, चूड़ीदार पजामे और रेड कलर के एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे में आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अरीज भाई तो एक दफ़ा फिर से तुम पर दिलहार बैठेंगे। वो उसकी मेहंदी से सजे हाथ पकड़ती एक नज़र उसे देखते बोली। आनिया ग्रीन शर्ट, नीचे येलो कलर का लहंगा और आतिशी रंग का दुपट्टा लिए फूलों का जेवर पहने इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जो भी देखता था उसकी नज़र ठहर से जाती थी। वो सुबह से हर एक से अपनी तारीफ सुन चुकी थी, सिवाय अरीश के। अरीश और उसने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा था। लड़कियों, क्या हो रहा है? मदीहा बेगम कमरे में आती बोली। वो भी तैयार खड़ी थी। बस कुछ नहीं मम्मा,
आप बताएं। आनिया ने अपने आंसू साफ किए थे जो ना जाने कब बह निकले थे। बेटा, मैं कहने आई थी कि मौलवी साहब आ गए हैं। ये चादर दो इसके सर पे और तुम साइड पर हो जाओ। वो हुक्म देते कमरे से निकल गई। अरीश के तो पसीने छूट गए। उसने आनिया का हाथ मजबूती से थाम लिया। इससे पहले वो कुछ बोलती कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। बेटा आ जाएं। जफर साहब ने इजाज़त मांगी तो आनिया सर हिलाकर साइड पे हो गई। अरीज के तो हवास मुख्तल होना शुरू हो गए। फिर कुछ मिनटों में वो अरीज जाहिद से अरीज आयस बन गई। सब आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इस मौके पर राबिया बेगम की भी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें जाहिद साहब की कमी का एहसास हुआ था कि काश वो अपने भाई के कहने पर ऐसी हरकत न करते तो आज अपनी बेटी की खुशियों में शामिल होते। अरीज निकाह के बाद अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। जफर साहब की भी आंखें नम हो गईं तो उन्होंने भी आनिया को अपने साथ लगा लिया। बाप के गले लगते ही आनिया भी अपने आंसुओं पर काबू न रख पाई। चलो नीचे आ जाओ अरीज और आनिया। सानिया बेगम और राबिया बेगम और सुबहान थोड़ी देर बाद उन दोनों को लिए लॉन में आ गए। आयस तो अरीज को देखकर ही रह गया। उसने अरीज को पहली बार इतना तैयार देखा था। वो सीधी उसके दिल में उतर रही थी। सुबहान ने स्टेज पर पहुंचकर अरीज का हाथ आयस के हाथ में थमा दिया। अरीज का दिल धड़कना भूल गया। आयस ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। उसने आयस को निगाह उठाकर देखा भी नहीं था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अरीज ने भी आनिया का हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आनिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। बहुत प्यारी लग रही हो। अरीज उसकी तरफ झुकता बोला। कम अज कम अब माही अभी माशाल्लाह कह दो। वो भी आहिस्ता से बोली तो अरीज मुस्कुरा दिया। माशाल्लाह। वो मुस्कुराते हुए बोला। शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस अच्छा, प्यारा नहीं, प्यारे अरीश। वो दोनों मुस्कुरा दिए। आइस भाई, प्लान को अमली जमा पहनाने का वक्त आ चुका है। सुबहान उसके कान में घुस कर बोला। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं मजीद यूं सच कर नहीं बैठ सकता। वो इधर उधर देखता बोला। तो इंतजार किस चीज का है, चले उठे। वो उसे उठाता हुआ बोला तो आइस को उठता देखकर सबने उसे हैरानी से देखा। अम्मा, बात सुने। आइस ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। वो सानिया बेगम के आने पर उन्हें सब कुछ बताता कमरे में चला गया। सब हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है, मगर सानिया बेगम तो हंस कर रह गई। वो आयस से ऐसी तवक्को कैसे रख सकती थी कि वो सुकून से बैठा रहे। 5-10 मिनट बाद ही सब लाइट्स बुझ गई। एक स्पॉटलाइट में आयस और सुबहान का चेहरा नुमाया हुआ। सब हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। आयस के हाथ में माइक था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने एक सॉन्ग खास अपने भाई के लिए सिलेक्ट किया है जिस पर हम डांस करेंगे। उम्मीद है आप लोग हमारे डांस और सॉन्ग को एंजॉय करेंगे। ऐलानिया तौर पर बोलते ही माइक को हवा में उछालता वो सुबहान को इशारा कर चुका था। गाना शुरू हो चुका था। अरीश मुस्कुरा रहा था कि चलो आयस ने कुछ तो किया, मगर वो भी आयस था। यहाँ भी गाने के मामले में उसने जो किया था अभी थोड़ी देर बाद सबको पता चल ही जाना था। हे 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 हे, एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। वो अरीश की तरफ इशारा करते हुए हंसते हुए डांस कर रहे थे। सभी की इस गाने पर हंसी छूटी थी, जबकि अरीश की घूरियों का भी असर आज आयस पर नहीं होना था। 2 दिन की है ये चांदनी, फिर काली काली रात है। तू मान जा दुल्हे राजा, तकसेर कजी तकसेर कजा। कल तेरी शादी, तेरा बज गया बाजा। एक कवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। आयस और सुबहान अरीश की अच्छी खासी कर रहे थे। अरीश को अपनी हंसी रोकना मुश्किल लग रहा था, मगर वो आनिया की घूरियों की वजह से हंसी दबाए बैठा था। आनिया का बस नहीं चल रहा था कि आयस का सर फाड़ देती, मगर वो मजबूर थी। आयस की आंखों में शरारत साफ थी। अब वो म्यूजिक पर डांस करते करते स्टेज पर चढ़ गए। अल्लाह, आज स्टेज टूटेगा, अरीश ने घबराते हुए सोचा, मगर वहां सब उसके डांस को एंजॉय कर रहे थे। आयस और सुबहान अरीश का घुटना पकड़कर बैठ गए। आज हंस ले तू, कल रोना पड़ेगा, सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा। अब अरीश से हंसी कंट्रोल करना मुश्किल था। वो कहकर लगाकर हंस दिया। इन 2 शैतानों ने आज मिलकर सबको हंसा डाला था। आज हंस ले तू, कल रोना पड़ेगा, सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा। जब वो कहेगी उड़ जाएगा तू,
जब वो कहेगी तुझे सोना पड़ेगा। अब ये वो आनिया की तरफ इशारा करते अरीस से कह रहे थे। आनिया का बस चलता तो वो आइस के दांत आज वाकई में तोड़ देती। करनी होंगी गुलामियां, देनी होंगी सलामियां, आ लौट के बुद्धू आजा, तकसेर कजी तकसेर कजा, कल तेरी शादी तेरा बज गया बाजा। वो डांस करते अब नीचे उतर गए। एक कवारा फिर गया मारा। वो अरीश की तरफ इशारा करते डांस खत्म कर चुके थे। सब ने तालियां बजाई थी। वाह, कमाल ही कर दिया आज तो। अहमद साहब हंसते हुए बोले तो वो भी हल्का सा हंस दिया। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। जफर साहब ने भी उनकी तारीफ की थी। इसको तो मैंने छोड़ना नहीं है। क्या ऐसा रहा था जैसे आपने मेरी बातें वाकई सब मान लेनी है शादी के बाद? वो दांत पीसते हुए बोली तो अरीश उसकी हालत पर हंस दिया। आनिया ने अरीश को घूरा तो अरीश सर घुचाता हुआ दूसरी तरफ देखने लग गया। डांस के बाद मेहंदी की रस्म अदा की गई थी। अरीश को उसके कमरे में भेज दिया गया था। वो थक गई थी। सब अपने में मगन थे। आइस वैसे ही कब से मौके की तलाश में था। मौका पाते ही घर के अंदर गया था। अरीश थकन से चूर बेड पर ढह गई थी। अचानक से आइस का ख्याल आने पर वो शर्मिगी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता कर लिया। अभी वो आइस के ख्याल में गुम थी कि दरवाजा नॉक हुआ और आइस ने अंदर कदम रखा। अरीश तो हड़बड़ाकर सीधी होकर बैठ गई और उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैल गई। उसे लगा शायद ये उसका ख्याल हो, मगर आइस के खुद की तरफ बढ़ते कदम उसको होश में लाए थे। वो उठकर खड़ी हो गई। आप? वो बमुश्किल बोल पाई। क्या हुआ मिसेस? मैं आइस हूँ, कोई जिन भूत तो नहीं जो मुझे देखकर आपके होश उड़ गए। वो मुस्कुराहट दबाता उस तक आ गया। वो 2 कदम पीछे हटी। आप यहाँ कैसे आए? वो अभी तक हैरान थी। पाँव से चलकर। वो जल कर बोला। यार अब बस भी करो, कितनी देर तक हैरान होना है बता दो, मैं बाद में आ जाऊंगा। वो बदमजा हुआ था। नहीं, लेकिन किसी ने देख लिया फिर। आप जाएं। वो घबरा कर बोली। उफ, एक आनिया है, उसे हर हाल में भाई से बात करनी थी। एक तुम हो, अपने शोहर को भाव भी नहीं डाल रही, कुछ उससे ही सीख लेती। वो अब उसकी क्लास ले रहा था। लेकिन आपने तो बड़ों के कहने पर यह निकाह किया है। फिर वो शिकवा कर गई। अरीज, गंभीर लहजे में उसका नाम लेते वो उसका हाथ थाम गया। अरीज की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट उठी। यार सॉरी, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वाकई उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। वो उससे माफ़ी मांग रहा था। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी जगह कोई भी होता वो यूं ही करता। वो उसकी निदामत दूर करते बोली। अच्छा, और एक और चीज़ की सॉरी। अब वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। एक नज़र उसे भी देखा। किस चीज़ की? वो मैंने तुम्हें जान कर तंग किया कि मैं बड़ों की वजह से ये सब कर रहा हूँ। मैं दिल से इस रिश्ते के लिए राज़ी था हमेशा से। वो बताते हुए उसके तासुरात भी जांच रहा था। वो पहले शॉक्ड हुई, फिर गुस्से से उसके बाजू पर थप्पड़ लगाया। आइस, आप कितने बदतमीज़ हैं। मैं आपकी वजह से कितनी टेंशन में रही, आपको अंदाज़ा है? वो रुहासी हो गई। यार शर्म कर लो, अपने ताज़ा तरीन शोहर के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है भला? वो उसे मसनूई गुस्से से घूरता बोला। अब जैसों के साथ यही करना चाहिए। वो उसकी बाजू पर मुक्का जड़ते हुए बोली। अच्छा, ये लोग कान पकड़ लिए हैं, अब तो माफ़ कर दो या मुझे इसकी माफ़ी नहीं मिलनी। मेरे पास इस गलती की माफ़ी नहीं है। वो भी इतराते हुए उसके कहे अल्फाज दोहराती बोली। मेरी बिल्ली मेरे पे म्याऊं म्याऊं। वो उससे आंखें दिखाता बोला। बिल्ली? बीवी? बिल्ली नहीं, बीवी। वो जताते हुए बोली तो वो हंस दिया। लेकिन एक बात आप मुझे बताएं। वो कुछ सोचते हुए बोली। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं? वो उसकी पुरशौक निगाहों से देखता बोला। पहले आप बता दें। वो अपनी बात का जवाब ना पाकर मुंह बनाकर बोली। यार जब तुम मुझे इतने प्यार से आप कहती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उसे गहरी नजरों से देखता बताता बोला। अरीज सर झुका गई। अच्छा, चलो तुम क्या पूछने लगी थी? वो उसको झीमते देखकर बोला। हकीकत यही थी कि वो उसको आप बोलती हुई ही अच्छी लगी थी। मैंने आपसे पूछना था कि वो जोया कौन है? अगर है तो मैंने उसको खुद ब्लॉक कर देना है। वो अब ज़रा धीमे लहजे में बोली। ओह यार, वो कोई नहीं है, वो भी एक गेम थी, बस तुम्हें तंग करने के लिए। वो हंसता हुआ बोला। ओफ अल्लाह आइस, कितने ड्रामेबाज हैं आप। वो हैरान रह गई। जान लोगी आहिस्ता आहिस्ता कितना बड़ा ड्रामेबाज हूँ मैं। वो शरारत से गोया हुआ तो वो हल्के से मुस्कुरा दी। ये तुम्हारे लिए, ये देने आया था तुम्हें, निकाह का तोहफा।
वो जेब में से एक मखमली डिबिया निकालता, उस पर ए लिखा हुआ बोला। एक मखमली डिबिया निकालता हुआ बोला। उसमें एक खूबसूरत सी सोने की ब्रेसलेट थी जिसके दरमियान में एक कुंदा हुआ था। कैसी है? आयस ने उसे देखता पूछा। बहुत प्यारी। पहना दूं? इजाजत मांगी गई। अरीज ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर दिया तो आयस ने उसे ब्रेसलेट पहना दिया। थैंक यू आयस, वो धीमी आवाज में बोली। आयस मसरूर सा मुस्कुरा दिया। अब मैं चलता हूँ, वो कहता कमरे से बाहर निकल गया। जी किधर? बाहर निकलते ही उसकी नजर आनिया पर पड़ी जो उसे फहमाइशी निगाहों से देख रही थी। आयस का दिल किया अपना सर पीट ले। तुम कहाँ से टपक पड़ी? एक तो भाई से अपनी बीवी नहीं संभाली जाती, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। वो दुहाई देता बोला। बको मत, और अब तुम्हारा तो मैं ताई जान को बताती हूँ। वो जाने लगी तो आयज ने उसे रोका। भाभी जान प्लीज, इस संगीन जुर्म की पादाश में बंदा खाकसा मुआफी का तलबगार है। वो अभी भी सीरियस नहीं था। अच्छा, फिर एक तरीका है जिससे ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। वो असल मुद्दे पर आई थी। क्या? जल्दी बताओ। उसे बस यहाँ से निकलने की देर थी। 1000 रुपया मेरी हथेली पर रखो, फिर मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कुछ, वरना ताया जान। वो 1000 रुपये वाली बात पर उसके मुंह के जाविये बिगड़ते देखकर धमकी देते बोली। उफ, कहाँ फंस गया, वो अपने आप में बोला। आन्या, थोड़ी रियायत कर दो यार, देखो मुझ मासूम जान पर। वो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ बोला। 1000 रुपये, और अभी रियायत दे रही हूँ, आखिर को बचपन की भाभी प्लस दोस्त हूँ। वो बेनियाजी से बोली। चुड़ैल। 1000 रुपये उसकी हथेली में थमाते वो उसे कहता वहां से चला गया। आन्या से पंगा नॉट चंगा, वो कहती कमरे में चली गई। वो भी आराम की गर्ज से आई थी और फिर उसने आयस को भी अंदर जाते देख लिया था। अगले दिन घर में गहमा गहमी फैली हुई थी। अहमद साहब ने सबको वार्निंग दे दी थी कि सब जल्दी 7 बजे तक तैयार होकर उन्हें नीचे लाउंज में मिले। सभी जल्दी से 7:30 तक तैयार होकर आ गए थे, मगर एक इंसान अभी भी नहीं आया था। अहमद साहब को गुस्सा आ रहा था। जाओ सुबहान, देख कर आओ वो निकम्मा कहाँ रह गया। अहमद साहब ने सुबहान को कहा। सुबहान उनकी तरफ से जा रहा था, जबकि फुप्पो और अरीज लड़की वालों की तरफ से थे, इसलिए वो जफर साहब की फैमिली के साथ जा चुकी थी। अभी सुबहान जाता कि इतने में आयस ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानी में नीचे उतरता दिखाई दिया। वो बिल्कुल हीरो लग रहा था। बड़ी जल्दी आ गए बेटा, अहमद साहब ने तब कर कहा तो सब हल्का सा हंस दिए। अब्बू, भाई की शादी है, देर करता अच्छा नहीं लगता। अब मैं बेनियाजी से अपने बालों को सेट करता आगे चल गया। फिर अचानक पीछे मुड़कर देखा तो सब उसको हैरानी से देख रहे थे। क्या हुआ, जाना नहीं है? देर हो रही है, वो बेनियाजी से कहता फिर से चल गया। क्या कर सकते हैं इस लड़के का, सानिया बेगम सर झटकते बोली तो सब चलकर उसके पीछे चल दिए। ड्राइविंग आज आयस कर रहा था। अरीश उसके साथ वाली सीट पर था, पीछे सुबहान था, जबकि दूसरी गाड़ी में अहमद साहब और सानिया बेगम थी। मैरिज हॉल पहुंचकर उनका इस्तकबाल किया गया। निकाह तो पहले ही हो चुका था। थोड़ी देर बाद अरीज को लेडीज की साइड ले जाया गया, मगर एंट्रेंस पे ही अरीज और आनिया की कजन्स ने अरीज का रास्ता रोक लिया। साथ में आयज और सुबहान भी थे। आनिया तक पहुंचने के पैसे देने होंगे, अरीज ने मुतालबा किया। अरीज ने अबरू उचकाकर उस फौज को देखा। आयज ने भी नजर उठाकर अरीज को देखा। वो सुबह के बाद उसे अब देख रहा था। पिंक कलर के घेरदार फ्रॉक और नफासत से किए मेकअप में वो बिल्कुल कोई गुड़िया लग रही थी। बालों को खोलकर लास्ट में कर्ल्स डाले हुए थे। आयस की नजरों से कंफ्यूज होती वो नजरें झुका गई। कोई पैसे नहीं है, अब हटो। अरीश उन्हें रास्ता छोड़ने का कहने लगा। इतनी क्या जल्दी है, थोड़े से तो पैसे मांगे हैं, दे दें। आन्या की कजन्स में से कोई एक बोली। भाई, वैसे मैरिज हॉल की सिक्योरिटी को क्या हो गया है, मतलब के भिखारन आके खड़ी हो गई है मांगने। आयस ने हंसी दबाते कहा तो अरीश और सुबहान की हंसी छूट गई, मगर लड़कियां खुद को भिकारन कहे जाने पर सुलग ही गईं। हाँ, हम भिकारन दिखती हैं, और कभी इतनी प्यारी भिकारन देखी है आपने? आन्या की एक कजन इतराते हुए खुद की तरफ इशारा करते बोली। हाँ देखी है, ये देखो, ये भिकारन तुमसे भी प्यारी है। आयस ने अरीज की तरफ इशारा करते कहा तो अरीज ने आयस को घूरा, मगर आयस को कब घूरियों का असर हुआ था जो अब होता। देखें भाई, आप लोग पैसे दे दे और जाएं। उनमें से सबसे बड़ी वाली कजन ने मामला खत्म करने को कहा। अरे, ऐसे कैसे दे दें? आयस ने कहते ही सुबहान को अरीश की तरफ देखते इशारा किया। सुबहान ने भी सर हिला दिया। बस फिर क्या था,
अरीश को एक टांग से आयज ने और एक टांग से सुभान ने उठाकर कंधे पर बिठा लिया। जैसे अरीश दुल्हा न हो गया बल्कि कोई सियासतदान हो गया जिसके कारकुन इलेक्शन जीतने पर उसे गोद में उठा लेते हैं। लड़कियां तो इस आफत पर जल्दी से साइड पर हो गई। वो उसे उठाकर स्टेज पर ले आए और आनिया के पहलू में बिठा दिया और सीधे होकर आयस और सुभान ने लड़कियों को चिढ़ाने के लिए हूटिंग की थी। लड़कियां वहां कोड़ती रह गईं और इनकी इस हरकत पर सब हंस दिए। आयस से कुछ भी किए जाने की उम्मीद की जा सकती थी। आनिया फुल गोल्डन कामदार लहंगे और डीप रेड ही कामदार दुपट्टे में गजब ढा रही थी। अरीश ने भी आनिया के जैसे गोल्डन सी ही कामदार शेरवानी पहनी हुई थी। वो भी किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। सब ने ही उनकी जोड़ी को सराहा था। थोड़ी देर बाद दूध पिलाई की रस्म के लिए लड़कियां आ गई थीं। अरीज ने आइस से बदला लेने के लिए स्ट्रॉ को आखिर से बंद कर दिया था ताकि दूध स्ट्रॉ में आ ही ना सके। लो, फिर से आ गई भिकारन बन के। उनके आते ही आइस ने हाँक लगाई तो सब हंस दिए, सिवाय लड़कियों के। वो जल कर रह गई। हमें 50,000 चाहिए। इस दफा कोई बहाना नहीं चलेगा, वरना हम आनिया को आपके साथ नहीं जाने देंगे। आनिया की उसी कजन ने चबाकर ये खास आइस के लिए कहा था। क्यों? हम आनिया को साथ लेकर जाएंगे, भाई की बीवी हैं वो। आइस ने भी उसे देखते कहा। बस फिर पैसे दे दे हम। अरीज ने भी हिस्सा डाला। हमें क्या पता दूध कहाँ से लिया गया है, पता नहीं किस तरह का दूध होगा। सुभान ने भी कहा तो आइस ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। आप पैसे तो दें, फिर पीकर देख लेना, इम्पोर्टेड दूध है। एक कजन इतरा कर बोली। ओहो, ब्रांडेड दूध। आयज ने मजाक बनाते हुए सुभान के हाथ पर हाथ मारा। चले 45,000 ही दे दें, इतने कम कर दिए हैं पहले से। उनमें से एक कजन बोली। 25,000 तक ठीक है, लेने हैं तो लो। आयज भी मफामत पर उतरा था। सब लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और सर हिला दिया। ठीक है, 25,000 अब निकालें जल्दी से। अरीज ने हाथ आगे किए। अरीश ने आइस की तरफ मदद तलब नजरों से देखा। रुकें भाई, मैं देखता हूँ। आइस जेब में से पैसा निकालता बोला तो लड़कियां खुश हो गई कि शुक्र मामला जल्दी खत्म हो गया। ये लें। वो उसके हाथ में ईरान की करेंसी के 25,000 रखता मुतमईन से बोला तो सब हंस दिए, मगर लड़कियां हमन्नक शक्ल लिए उसको पटाखे को देखने लगी। उन्होंने उम्मीद भी कैसे लगा ली थी कि आइस सीधी तरह कुछ कर लेगा। ये क्या है? वो एक जबान होकर बोली। लो भाई, पैसे हैं। लगता है कभी इकट्ठे 25,000 नहीं देखे। आइस कहाँ बाज आता। हमें ये नहीं चाहिए, असली वाले चाहिए। अरे चिढ़कर पूछी। ये बिल्कुल असली नोट है यार, चेक कर लो, किसी से भी पूछ लो, असली हैं और पूरे 25,000 हैं। वो बेनियाजी से बोला तो अरीज ने उसे ऐसे घूरा जैसे अभी यहीं अपनी आंखों से ही उस लंगूर को भस्म कर देगी। बच्चों, बस करो, मत तंग करो, दे दो इन्हें पैसे। अहमद साहब को वक्त का अंदाजा हुआ तो बोले, तो थोड़ी बहुत बहस के बाद अरीश ने उन्हें पैसे दे दिए। अरीश के पीने के बाद आयस ने उसके हाथ से गिलास ले लिया। दूल्हे का झूठा मैं पीऊंगा ताकि मेरी बारी जल्दी आए। वो अरीश को देखता शरारत से बोला, मगर स्ट्रॉ में दूध नहीं आया। ये क्या, गिलास खाली दिया है, दूध नहीं आ रहा। आयस ने अरीश को देखते हुए गिलास पर से ढक्कन हटाया तो उसकी निगाह स्ट्रॉ पर पड़ी जिसके आखिर में गिरह लगी हुई थी। भाई, आपने बताया क्यों नहीं कि स्ट्रॉ में से दूध नहीं आ रहा? पैसे वापस करो लड़कियों, हमारे दुल्हन ने तो दूध ही नहीं पिया। आइस लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाकर बोला। जिस तरह खुद ढक्कन उठाकर पीने लगे हो उसी तरह दुल्हा को भी पिला दो। अरीज बेनियाजी से कहती स्टेज से उतर गई तो सब लड़कियां हंस दी। फंक्शन बहुत जबरदस्त रहा। रुखसती के बाद सब ने अब घर की राह ली थी। आनिया ने अपने घर ही जाना था। घर के बड़े पहले निकल गए कि दुल्हा दुल्हन के इस्तकबाल के किए इंतजामात करने थे। वापसी पर भी आइज ने ड्राइविंग सीट संभाली। उसके साथ आगे सुभान बैठा था। अरीश और आनिया पीछे बैठे थे। आनिया के साथ अरीज भी थी। अब वो घर की राह पर गामजन थे। इधर अहमद साहब और बाकी सब घर पहुंच गए। हंसते हुए वो घर में दाखिल हुए मगर अंदर लाउंज में कदम रखते ही दंग रह गए। वहां कोई सोफे पर बैठा शायद उनकी राह तक रहा था। तुम फिर से आ गए, मना किया था ना, बाज नहीं आए, अब क्या लेने आए हो? अहमद साहब गुस्से से आगे बढ़ते उसका गिरेबान थाम गए। सब तासुब भरी निगाहों से ये मंजर देख रहे थे। भाई साहब, वो मैं उन्होंने कुछ कहना चाहा मगर अहमद साहब ने टोक दिया। भाई मत कहो, तुम जैसे इंसान से कोई रिश्ता भी ना रखे। वो नफरत से गोया हुए। मेरी बात सुनने एक बार। वो इल्तिजा करने पर आ गए।
अहमद साहब उसके लहजे पर ठिठके। कुछ था जो उन्होंने जाहिद साहब के लहजे में महसूस किया था, शायद बेबसी। कहो, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, जो कहना है जल्दी कहो। वो उसे बोलने का मौका देते हुए थोड़ा पीछे हुए। जाहिद ने एक नज़र सब नफूस पर डाली। सब उसी की तरफ ही देख रहे थे। वो चलते हुए राबिया के पास आए और हाथ जोड़ दिए। राबिया बेगम 2 कदम पीछे हुई। राबिया, प्लीज़ माफ़ कर दो। बहुत बड़ा गुनहगार हो तुम सबका। अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। इतनी बड़ी सज़ा ना दो मुझे। मुझे ये पछतावे खाए जाएंगे, मैं नहीं रह पा रहा। वो माफ़ी मांग रहे थे। अब ये कौन सी ड्रामेबाजी शुरू कर दी है? अब कौन से बदले लेने आए हो? अहमद साहब ने जहरखंद लहजे में कहा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, यकीन करें। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ आप सब भी मुझे माफ़ कर दें। वो अब उन लोगों की तरफ मुड़ते हुए इल्तिजा कर रहे थे। जफर साहब ने तासुब भरी नज़रों से उन्हें देखा, जो हर एक से मुआफ़ी की भीख मांग रहे थे। आइस किसी बात पर हंसता हुआ अंदर आ रहा था। बाकी सब उसके पीछे थे। अरे ये क्या, दुल्हा दुल्हन के इस्तकबाल के लिए तैयारी? सामने खड़े शख्स को देखकर आइस के बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। गुस्से से रगें तन गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो गुस्से से चिल्लाया तो सबने उसकी तरफ देखा। आइस, आराम से यार, काम डाउन। अरीश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका गुस्सा ठंडा करना चाहा, मगर वो गुस्से से आगे बढ़ा और अभी जाहिद साहब तक पहुंचता कि जफर साहब ने उसे बीच में रोक लिया। रुक जाओ बेटा, भाई साहब बात कर रहे हैं ना, गुस्सा मत करो। चाचू, कैसे गुस्सा ना करूं? इस इंसान की वजह से इतना सब कुछ हो गया और फिर भी ये यहाँ खड़ा है। वो गुस्से में किसी की सुन ही कब रहा था। अरीज और सुभान तो सर झुकाए खड़े थे, लेकिन अरीज को साथ ही साथ आइस के मूड से डर भी लग रहा था। उसे गुस्सा कम ही आता था, मगर जब आता था तो वो सामने वाले को नहीं देखता था कि कौन है, जबकि अरीश उसके मुकाबले में अकल से काम लेने वाला बंदा था। तुम बताओ क्या चाहते हो आखिर? अहमद साहब ने अब जरा तहम्मुल से काम लिया। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर दें। वो हल्के से गोया हुए। तुम्हें पता है तुमने क्या क्या किया है? फिर किस बिना पर माफ़ी मांगने आए हो? अहमद साहब के कहने से वो शर्मिंदा हो गए। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया। मैं बदले की आग में अंधा हो गया था। माफ़ कर दे। वो फिर से हाथ जोड़ते हुए बोले। मुझसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? अपने बीवी बच्चों से मांगो। तुम हमारे नहीं, इनके गुनहगार हो। अहमद साहब उन्हें देखे बगैर बोले तो जाहिद साहब ने फिर से एक बार राबिया बेगम के आगे हाथ जोड़े। माफ़ कर दो। मैं यहाँ से गया तो भाई साहब ने मुझसे कतई ताल्लुक़ कर लिया कि मैंने उनका काम पूरा नहीं किया। मैं अकेला हो गया हूँ। वो सब बता रहे थे। ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। राबिया ने एक नज़र उन्हें देखते कहा तो सबने हैरानी से राबिया को देखा। जाहिद साहब हल्के से मुस्कुरा दिए। बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका। वो शर्मिंदगी से बोले तो सुभान ने उन्हें आगे बढ़कर गले लगा लिया। बाबा, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इतना ही काफ़ी है। जाहिद साहब ने अरीज को देखते हुए अपने बाजू फैलाए तो अरीज ने तजब्जुब से एक नज़र आइस को इजाज़त तलब नज़रों से देखा तो आइस के इशारा करने पर वो भागकर जाहिद साहब के साथ लग गई और आंसू बेख्तियार बह निकले। बाबा, आप ऐसा न करते तो कल कम से कम मेरी खुशी में शरीक होते और मैं आपकी ढेर सारी दुआएं लेती। कल मुझे आपकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस हुई। कल मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो रोते हुए बोल रही थी। जाहिद साहब ने नासमझी से उसे देखा। क्या मतलब बेटा? वो उलझते हुए बोले। बाबा, कल आप ही का आइस भाई से निकाह था। सुभान ने उन्हें बताया। जाहिद साहब ने राबिया को एक नज़र देखा जैसे तस्दीक चाह रही हूँ। राबिया बेगम ने इस बात पे सर हिला दिया तो जाहिद साहब खुश हो गए। उन्होंने आइस को देखा, वो नजरें ज़मीन में गाड़े खड़ा था। बेटा, आइस मुबारक हो। वो कहते उसकी तरफ उसे गले लगाने को बढ़े, मगर आइस ने उन्हें वहीं रोक दिया। ओके ठीक है, खैर मुबारक। वो कहता सीढ़ियाँ चढ़ गया तो जाहिद साहब शर्मिंदा हो गए। असल में बच्चा है, समझ जाएगा, परेशान ना हो। अहमद साहब ने उनको देख कर कहा। वो सब भी चुप कर गए थे। जब उनकी बहन ने माफ़ कर दिया तो वो इस मामले में क्यों पड़ते? इट्स ओके, मैं जानता हूँ उस बच्चे का भी कसूर नहीं है। वो निदामत से गोया हुए। आपको मुबारक हो भाई साहब, आपका एहसान मंद हूँ बहुत, वरना मेरी बेटी का पता नहीं। जाहिद साहब अहमद साहब से कह रहे थे कि अहमद साहब ने उन्हें बीच में रोक दिया। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि अपनी बहन का मुश्किल वक्त में साथ दूँ। वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे। चलें, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, काफ़ी रात हो गई है।
میرا خیال ہے سب کو اب آرام کرنا چاہیے۔ اس گفتگو میں پہلی مرتبہ عریش بولا تھا۔ سب اس کی بات میں متفق ہوتے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زاہد صاحب گیسٹ روم میں ٹھہرے تھے۔ عریش بیٹا، آنیا کو میں لے آتی ہوں روم میں، تم چلو، ثانیہ بیگم نے اس کا خیال کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں امی، میں اٹھا دیتا ہوں، آپ جائیں، آرام کریں، ویسے یہ کون سا نئی نہ ملی دلہن ہے گھر کی۔ عریش نے انہیں جانے کا کہا تو انہوں نے زیادہ فورس نہیں کیا۔ آنیا، اس نے آنیا کو ہلایا جو تھک کر صوفے پر بیٹھی سو گئی تھی۔ آنیا اٹھو یار، کمرے میں چل کر سونا۔ وہ اس کے بازو ہلاتا بولا۔ وہ ہلکا سا کسمس آئی۔ یار سونے دو، نیند آ رہی ہے، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی تو عریش ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس وقت وہ چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجائی ہوئی تھی۔ تو میں کون سا آدھی رات تمہیں کھانا بنانے کا کہہ رہا ہوں، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اوپر کمرے میں چل کر سو جاؤ۔ وہ خود تھک گیا تھا۔ اچھا، میں کمرے میں نہیں ہوں؟ مندی بندی آنکھوں سے پوچھا گیا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ او ہاں، وہ ڈرامہ ختم ہو گیا جا تجھے معاف کیا والا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ہیں؟ مطلب کون سا ڈرامہ؟ نیند میں ہو؟ منہ سے سہارا دیتا بولا کہ کہیں گر ہی نہ جائے۔ نہیں، نیند میں نہیں ہوں، میں پھپھا زاہد کی بات کر رہی ہوں۔ معافی مل گئی انہیں؟ وہ چڑ گئی۔ او اچھا، ہاں مل گئی، اور تم سدھر جاؤ اب۔ وہ اس کے اتنی سیریس بات کو ڈرامہ بنائے جانے پر اس کی کلاس لینے لگا۔ آنیا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ کدھر محترمہ، واقعی نیند میں ہو؟ ہوش کرو۔ عریش اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر روکا۔ آنیا نے ایک نظر عریش پر ڈالی جو ابھی بھی شیروانی پہنے ہوئے تھا تو اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی تو اسے یاد آیا کہ بیچاروں کی شادی آج ہی تو ہوئی ہے۔ سوری، ذہن سے نکل گیا۔ وہ خفیف سا مسکراتی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ عریش بیچارہ سر پیٹ کر رہ گیا اور اس نے بھی کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھا لیے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب ہی موجود تھے۔ آج کافی عرصے بعد اتنی رونق لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں عریش اور آنیا سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ ان کو دیکھ کر آئس کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ او، نیولی میرج کپل۔ آئس نے انہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتا دیکھ کر ہانک لگائی۔ عریش نے آئس کو گھورا۔ کیا نیولی؟ بچپن سے نکاح ہو گیا تھا، بس رخصتی ہوئی ہے، آنیا منہ بنا کر بولی۔ عریش نے اسے آج جلدی اٹھا دیا تھا، اس لیے اس کا موڈ آف تھا۔ رات میں وہ کمرے میں جاتے ہی سو گئی تھی۔ آئس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی، کیونکہ اگر آنیا اس کو ہنستا دیکھ لیتی تو ضرور اس کا قتل کر دیتی۔ میں نے آپ سے اجازت مانگنی تھی، زاہد صاحب نے احمد اور ظفر صاحب کو دیکھ کر کہا۔ کیسی اجازت؟ احمد صاحب چونکے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ میں واپس جاؤں تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جاؤں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ وہ سر جھکا کر بولے۔ ان کی بات پر سب نے ہی ان کی طرف دیکھا تھا مگر آئز نے عریش کی طرف۔ ہم سے کیا اجازت مانگتے ہو؟ اپنی بیوی بچوں سے ہی پوچھو کہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ احمد صاحب نے تحمل سے جواب دیا۔ رابعہ معاف کر دو، پلیز، میں اکیلا ہو گیا ہوں، مجھے میرے بچوں سے دور مت کرو۔ ان کے لہجے میں منت تھی۔ ان سب کی نظریں رابعہ بیگم کی طرف جمی تھی مگر آئز اب بھی عریش کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ بیٹا، اپنے باپ کو معاف کر دو، اپنے گھر چلو میرے ساتھ۔ اب وہ عریش اور سبحان کی طرف مڑے تھے۔ ہم آپ کو پہلے ہی معاف کر چکے ہیں، رہی بات ساتھ رہنے کی تو مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ رابعہ بیگم وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ زاہد صاحب نے خفت سے سر جھکا لیا۔ وہ اب بھی سب سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ عریش ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا تو آنیا اور سب نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ کہاں چلے؟ ناشتہ کرو، احمد صاحب نے ان کو اٹھتا دیکھ کر کہا۔ کر لوں گا، میں 10 منٹ میں آیا، احمد صاحب کو کہتا آنیا کو نظروں ہی نظروں سے تسلی دیتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ احمد صاحب نے سب کو ناشتے کی طرف متوجہ کیا تو سب ناشتہ کرنے لگ گئے۔ پھپھو، میں آ جاؤں؟ عریش ان کے کمرے کے باہر کھڑے دروازے نوک کرتا بولا۔ آ جاؤ بیٹا، پھپھو آنسو صاف کرتی جلدی سے بولی۔ عریش کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کیا بات تھی؟ پھپھو نے پیار سے پوچھا۔ عریش شاید تمہید باندھ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے۔ پھپھو، آپ سے پھپھا کے متعلق بات کرنا تھی۔ وہ فوراً سے مطلب کی بات پر آیا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ کہو بیٹا، میں سن رہی ہوں۔ پھپھو، جب آپ نے اپنا ظرف بڑا کر کے انہیں معاف کر دیا ہے تو ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ پھپھو نے اس کی بات بیچ میں سے اچک لی۔ بیٹا، میں نے ظرف بڑا کر کے معاف نہیں کیا، میں نے لوگوں کی باتیں سن کر معاف کیا ہے۔
उस दिन अरीज के निकाह पर लोगों ने इतनी बातें की कि लड़की का बाप कहाँ पर है। मैं थक गई हूँ बेटा लोगों के सवालों के जवाब देकर कि उनकी कोई ज़रूरी काम था जो वो शिरकत नहीं कर सके। मगर अब ये है कि वो आ गए हैं तो कम से कम आज वलीमे में भी चले जाएंगे, जिससे लोगों को उनके सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे। मगर अब उन्होंने साथ ले जाने की बात की है तो मैं सोच में पड़ गई हूँ। वो उसे सारी बात बता गई। फूफो, जहाँ आपने उन्हें लोगों के डर से माफ़ कर दिया तो फिर आप उनके साथ चली जाए, सुबहान के लिए ही, क्योंकि अरीज ने तो अब यहीं रहना है। मगर सुबहान अपने आप को यहाँ अनईजी फील महसूस करता है। प्लीज़ आप ये ना समझिएगा कि मैं आपको अपने घर से निकल जाने के लिए कह रहा हूँ। मैं ये अरीज और सुबहान के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो जाहिद साहब के जिक्र पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बाप तो बच्चों का फ़ख्र होते हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ अपने बच्चों के लिए ही उनके साथ चले जाए, ताकि उनके दिल से ये खलिश निकल जाए। और जहाँ तक बात है फुप्पा की, तो मैंने उन्हें पहली बार इतना बेबस देखा है। वो हकीकत में हम सबसे शर्मिंदा हैं। आप अपने भतीजे पर यकीन रखें। वो उन्हें यकीन दिलाता हुआ बोला। बेटा तुम सही कह रहे हो। मैं फिर सोचती हूँ, अल्लाह तुम सबको खुश रखे। तुम सब ने हमारा मुश्किल में बहुत साथ दिया है। वो उसे प्यार करती बोली। फुप्पो, कैसी बात करती हैं आप भी? हम कोई गैर थोड़ी हैं, और ये आपका घर भी उतना ही है जितना हम सब का। आप इस घर की बेटी हैं। वो तहम्मुल से उन्हें बता रहे थे। बिल्कुल, मैं इस घर की बेटी हूँ, और घर की बेटी का असल घर उसके शौहर का ही घर होता है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ, वो वसूख से कह रही थी। और अरीश मुस्कुरा दिया। भाई साहब, आपसे बात करनी है। वो दरवाज़ा नॉक करती अंदर आ गई। आइस भी वहीं बैठा हुआ था। आओ बैठो राबिया, वो उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोले। भाई साहब, मैंने फैसला कर लिया है, मैं जाहिद के साथ जाने को तैयार हूँ। चलो अच्छा हो गया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा घर हमेशा आबाद रहे, आमीन। वो उनके फैसले से खुश हुए थे। कौन भाई नहीं चाहता कि उनकी बहन अपने घर में खुश रहे। फिर तो अरीज और सुबहान भी आप लोगों के साथ जाएंगे? अरीज अजीब लहजे में बोला। उसके लहजे में खदशा था। जाहिर है बेटा, मेरे बच्चे भी मेरे साथ जाएंगे। पप्पू ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। वो सुनकर तड़प ही तो गया। बाबा, मैंने अरीज को कहीं नहीं जाने देना। वो एकदम खड़ा हो गया। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अहमद साहब ने थोड़ा गुस्से से कहा, जबकि फुप्पो उसकी बात पर हैरानगी से उसे ही देख रही थी। नहीं ठीक। देखें बाबा, मेरे कहने का मतलब है कि अब मेरा उससे निकाह हो गया है, और अब उसे अपने से मज़ीद दूर नहीं कर सकता। वो आखिर में बात करते हुए मिनमिनाया तो राबिया बेगम मुस्कुराई थी। वो समझ गई थी कि वो अरीज के बगैर नहीं रह सकता। बेटा, इसका तो एक ही हल है कि अरीज की रुखसती कर देते हैं। मगर वो एक नज़र राबिया को देखकर चुप हो गए। फुप्पो, प्लीज़ अब अपनी बेटी अपने इस प्यारे से भतीजे को दे दें। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा, पक्का। वो अब राबिया बेगम के कदमों में बैठता उनका हाथ थाम गया। बेटा, मैं क्या कह सकती हूँ, मगर तैयारी कोई नहीं हुई। अभी इतनी इमरजेंसी में तो कुछ नहीं हो सकता। वो परेशानी से बोली, मगर वो खुश भी हुई थी आइस की अरीज के लिए मोहब्बत देखकर। उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर रश्क आया था, और उन्होंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। तैयारी का क्या है, आप अभी इजाज़त दें, मैं अरीज को साथ ले जाऊँ, आज के लिए ड्रेस खरीद लाएं। वो सर घुसाता बोला। अहमद साहब तो इस शरीर को देख कर रह गए। राबिया बेगम उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा दी और सर इस बात में हिला दिया। थैंक्स पप्पो, यू आर द बेस्ट। वो खुशी से कहता उठ गया। आराम से बदखुरदार, और अपने फुप्पा से ठीक से बात किया करो, ज़्यादा बड़े मत बनो। वो उसे समझाते हुए बोले। बाबा, मैं उनसे सॉरी कर लूँगा। आफ्टर ऑल मेरे ससुर जी हैं वो। अब वो एक आंख दबाता बोला तो राबिया बेगम फिर से हंस दी। और बाबा, अब फाइनली मैं दुल्हा बनने जा रहा हूँ, प्लीज़ अब तो मत डांटें, मेरी भी कोई इज्जत है। वो कहता फ़ौरन वहाँ से भागा था। मुमकिन था अहमद साहब उसकी कुट लगा देते। कुछ नहीं हो सकता इसका। अहमद साहब उस पर अफसोस करते हुए बोले। भाई साहब, अब बस भी करें, मेरा दामाद है, मुझे बुरा लग सकता है। वो मसनूई गुस्से से बोली तो अहमद साहब हंस दिए। भाभी जी, कहाँ हैं आप? वो कमरे में आता हुआ बोला। खैर है आइस, बड़ा फुदकते फिर रहे हो। आनिया ने आइस को फरमाइशी निगाहों से घूरा, जिसके पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। भाभी जी, बात ही ऐसी है, वो शोखी से बोला। बात करो जो करनी है। वो अब सीधी होती उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। अपने साथ ज़रा अपनी देवरानी जी का भी पार्लर वाली से अपॉइंटमेंट ले ले। मतलब?
उसका क्यों? अब मैं आप लोगों जैसा तो हूं नहीं जो निकाह के बाद रुखसती का सोचते ही नहीं। वो अपना लब दांतों तले दबाता बोला, क्या सच्ची अरीज की रुखसती आज ही? ये इमरजेंसी किस लिए? उसे हैरत का झटका ही तो लगा था। फिर आयस ने उसे पुप्पो की सारी बातें बता दी, और वो भी जो इसने उनसे कहा था। बड़े ही कोई बेशरम हो तुम, सबर नाम की चीज नहीं है तुम में। वो उस पर चढ़ दौड़ी। खैर ये बताओ, उसे लेकर जाओगे कैसे? वो अपने मतलब की बात पर आई। ओफ, तुम लड़कियां बिल्कुल अकल से फारिग क्यों होती हो? कॉमन सेंस की बात है कि गाड़ी पर लेकर जाऊंगा। वो उसे मजबूर टपाते हुए बोला। आनिया ने उसे घूरा। अच्छा यार, ऐसे मत देखा करो, मैं बेचारा डर जाता हूँ। वो दिल पर हाथ रखकर डरने की एक्टिंग करते हुए बोला। यार जाहिर सी बात है, तुम जाकर उससे कहोगी कि हम शॉपिंग पर चलते हैं, मगर तुम बाद में बहाना बना देना कि मैं नहीं जा सकती अपने सरताज के बगैर। वो भी फुल एक्टिंग करता बोला। तो आन्या उसको देख कर रह गई। अच्छा ठीक है, 500 रुपये। वो हाथ आगे करती बोली। आइज हैरान हुआ। किस चीज़ के? अरीज से झूठ बोलकर तुम्हारे साथ शॉपिंग पर भेजने के। नहीं दोगे तो खुद संभालना। जानते हो ना, सिर्फ तुम्हारा सुनकर वो कभी भी तुम्हारे साथ अकेली नहीं जाएगी। वो बेनियाजी से शाने उचकाते हुए बोली। ये जो तुमने लूट मार वाला बिजनेस शुरू कर लिया है ना, बताऊंगा भाई को। हर बात पर लूटने आ जाती हो। वो चिढ़ गया था। ये बात याद रखो कि इस बिजनेस की बुनियाद तुमने रखी थी, और अरीश को बताने की गलती मत करना, वरना मैं ताई अब्बू को बता दूंगी कि निकाह वाली रात तुम सबसे छुप कर अरीज से मिलने उसके कमरे में गए थे। वो पुरसुकून थी। अल्लाह पूछे तुम्हें आनिया। वो 500 रुपये निकालते हुए बोली। आनिया भाभी, वो तस्सी करते हुए बोली। कभी खुश ना होने देना अपने मासूम से देवर को आनिया भाभी। वो उसके हाथ में 500 रुपये थमाता बाहर निकल गया। ड्रामेबाज। वो भी सर झटकती कमरे से बाहर निकल गई। आन्या कहाँ पर है? वो पोर्च में आती आइस को अकेला खड़ा देखकर बोली। क्या मतलब? आन्या भी जाएगी हमारे साथ? आइस अनजान बनता बोला। क्या मतलब? उसे शॉपिंग करनी है तो उसका जाना तो लाजमी बात है ना? अरे आइस को नासमझी से देखते हुए बोली। ओ हाँ, उसकी शॉपिंग। तुम गाड़ी में बैठ जाओ इतनी देर, वो भी आती होगी। आइस ने जल्दी से उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोला कि कहीं वो बैक सीट पर ही ना बैठ जाए। अरीस थोड़ा झिझकी, मगर फिर आइस को देखती बैठ गई, जो उसे बैठने का इशारा कर रहा था। आइस भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गार्ड ने गेट खोल दिया और आइस ने गाड़ी बाहर निकालते हुए सड़क पर दौड़ा दी। ये क्या, आन्या ने नहीं आना था? वो फटी फटी आंखों से उसे देखती सवाल कर रही थी। मिसेस, आप एक बात भूल रही हैं, लोग मुझे ड्रामेबाज कहते हैं। वो मुतमईन सा था। मतलब ये सब एक प्लान था? आन्या भी आपके साथ थी इस प्लान में? ओ माय गॉड। वो हैरान रह गई। बिल्कुल, और आपके इस मासूम ताज़ा तरीन हस्बैंड से पैसे भी बटोरे हैं आपकी दोस्त ने। वो उस पर एक और इंकशाफ करता हुआ बोला। जिन पर तकिए थे वही पत्ते हवा देने लगे। अरीज सोच कर रह गई। और आनिया कह रही थी कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। मैं तभी हैरान हुई थी कि उसको वलीमे वाले दिन कौन सी चीज़ें याद आ गई। वो हैरत से बोली। वलीमा प्लस रुखसती। वो शौक हुआ। मतलब रुखसती हो तो गई कल। वो उलझी। उनकी हुई है, तुम्हारी तो नहीं। वो उसके सर पर बम फोड़ता इत्मीनान से बोला। कौन सी रुखसती? वो तो आइस को देख कर रह गई। मिसेस, आपकी इकलौती रुखसती। वो लब दांतों में दबाए शरारत से बोला। अब ये कब हुआ? मुझे जितना हैरान होती उतना कम था। आज ही। और फिर आइस ने उसे भी सब बता दिया। तो एराज अरीज उदास हो गई। ये आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कोई ऐसा करता है भला? और फिर मुझे अब भी धोखे से लाए, अभी बता दिया होता। वो अफसोस से बोली तो आइज ने अब खामोश रहना बेहतर समझा। आप वाकई बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। वो उसका कोई जवाब ना पाकर जल कर बोली तो आइज हल्के से मुस्कुरा दिया। और आप इस ड्रामेबाज की बीवी। वो शरारत से बोला तो अरीज उसे घूर कर रह गई। हाय, आज तो थका डाला। वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठता बोला। अरीज शॉपिंग बैग्स उठाए सीधा ऊपर चली गई। क्या हो गया? अरीश उसे ऐसे बैठते देखकर पूछा। ना पूछो भाई, पूरा मॉल घूमकर हमने उसी शॉप से ड्रेस लिया जहां सबसे पहले गए थे। वो थकन से चूर लहजे में बोला। आ गया मजा तुझे भी दुल्हा बनकर। अब पता चलेगा। एक कमारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। अरीश ने सुर से गाना गाते उसे छेड़ा तो आयस उस वक्त को कोस कर रह गया जब उसने ये गाना इसके लिए सोचा था।
आज अहमद साहब की फैमिली ने जल्दी निकलना था, इसलिए अहमद साहब ने सबको सख्ती से तंबीह किया था, खासकर आयस को। आयस, जाओ पहले आनिया और अरीज को पॉलर से ले आओ। सानिया बेगम ने आयस को देखकर कहा, जो ग्रे 3 पीस में ग्रेसफुल लग रहा था। वो बिल्कुल तैयार बैठा था। आज तो मेरा ख्याल कर ले, अरीज भाई से कहीं वो ले आए। वो लापरवाही से बोला। अरे वो तो दुल्हा है, उसे कैसे कह दूं? सानिया बेगम हैरान हुई तो आयस का मुंह खुल गया। तो मैं भी तो दुल्हा हूं। तुम तो इमरजेंसी के दुल्हे हो, अब जो काम तुम्हारे जिम्मे हैं तुम्हें करने पड़ेंगे। वो उसे कहती वहां से चली गई तो अहमद साहब इमरजेंसी दुल्हे की शक्ल देखकर हैरान रह दिए। आज साबित हुआ कि मैं अपनी माँ पर ही गया हूँ। वो खफीफ सा मुस्कुराता उठकर गाड़ी की चाबी लेने सीढ़ियाँ चढ़ गया। जल्दी आ जाओ अरीज, बाहर आइस लेने आ गया है। आनिया सामान समेटती हुई उससे बोली। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली तो उन्हें गाड़ी के साथ आइस खड़ा नजर आया। दोनों पीछे बैठो, ये अपने मन भर फ्रॉक के साथ आगे मैं ड्राइविंग के दौरान डिस्टर्ब होऊंगा। उनकी गाड़ी के पास आते ही आइस ने एलानिया कहा, बैठ तो जाते हैं, मगर आप शायद इसे पीछे बैठाकर भी डिस्टर्ब ही रहेंगे। आनिया उसकी मुसलसल अरीज पर जमी नजरों को महफूज होकर देखती आइस को छेड़ते हुए बोली। आइस खजल सा होता सर खो जाता गाड़ी में बैठ गया। अरीज पहले ही बैठ चुकी थी। आनिया भी मुस्कुराते हुए बैठ गई। यहाँ किसी का ड्राइविंग से ज्यादा किसी और में ध्यान है। आनिया ने खामोशी की तवक्को कब की जा सकती थी आनिया से। अरीज आइस की नजरों से पहले ही कंफ्यूज हो रही थी। आनिया के यूं कहने पर सर झुका लिया। मेरा ड्राइविंग में ही ध्यान है, और तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तुम क्यों जालिम समाज का रोल प्ले कर रही हो? आइस चिढ़कर बोला और आनिया शरारत से मुस्कुरा दी। आज आइस सही से आनिया के हत्थे चढ़ा हुआ था। मैं क्यों भला बनने लगी जालिम समाज? तुम तो अब बकायदा इसे दीदे फाड़ कर देखने का वारंट लिए घूम रहे हो। आनिया कहाँ पीछे हटने वाली थी। आइस ने उसके जवाब में बत्तीसी की नुमाइश की थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी मैरिज हॉल के बाहर रुकी थी। वो गाड़ी से निकले थे कि पीछे ही अरीश की गाड़ी आ गई। ले भाई, संभाल अपनी बीवी को, बड़ा शौक है से कबाब में हड्डी बनने का। आइस ने अरीश के पास जाते ही आनिया की तरफ देख कर कहा तो अरीश उसकी शक्ल देखकर हंस दिया। तो खुद जैसे बहुत मजलूम है। वो हंसता हुआ उसे छेड़ रहा था। यार ये कोई रस्म होती है कि दूल्हे को छेड़ना लाजमी है? वो तब कर बोला। दुल्हा नहीं, इमरजेंसी का दुल्हा बोल, और इस रस्म की इब्तिदा आपने ही की थी। अरीश उसे मजीद तपाता आगे बढ़ गया। आइस भी पैर पटकता उनके पीछे हो लिया। पहले अरीश और आनिया की एंट्री हुई। सब लाइट्स बंद थी। बस एक स्पॉट लाइट में वो स्टेज तक आए थे। अरीश आज ब्लैक फॉर्मल 3 पीस में और बालों को अच्छे से सेट किए बहुत वजीह लग रहा था, और आनिया ऑफ वाइट कामदार लॉन्ग मैक्सी पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद आइस और अरीज भी उसी स्पॉटलाइट में स्टेज तक आए थे। अरीज ने रेड कलर की पेशवास पहनी हुई थी और ब्राइडल मेकअप में वो गजब ढा रही थी। आइस की नजरें बार बार भटक कर उसके चेहरे पर जा रही थी। इन चारों की जोड़ी की सानिया बेगम ने नजर उतारी थी। वो एक मुकम्मल जोड़ी लग रहे थे, मेड फॉर ईच अदर्स। फंक्शन यूं ही चलता रहा तो आइस की बर्दाश्त खत्म हो गई। बहुत बन लिया दुआ, अब देवर बनने का टाइम आ गया है। वो ये सोचता खड़ा हो गया तो अरीज ने उसे हैरानी से देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिए, शरीर से मुस्कुराहट। चले अम्मी, अब जरा भाभी देवर वाली रस्म हो जाए। वो अम्मी से कहता आकर आन्या का घुटना पकड़कर बैठ गया तो अरीश भी मुस्कुरा दिया। आ गए मांगने, फकीर हमेशा ही मांगते रहना। आन्या उसे छेड़ रही थी मगर आयस मुस्कुरा रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। ये वो फकीर है जो दे कर लेता है, आपकी तरह मांगता नहीं है। वो भी शान से बोला। ये घुटना पकड़ाई की रस्म थी जिसमें देवर अपनी भाभी को जितनी रकम देता है उसकी डबल वसूल करता है। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और आनिया के हाथ में रखे। चलें भाभी, इसका डबल निकाल कर दे मुझे। वो शरारत से बोला। सब हैरान रह गए। बस मैं कहती थी ना तुम हो ही फकीर, मेरे पास इनका डबल नहीं है। वो चिढ़ गई। अब वो भला कहाँ सिक्कों का डबल कैसे देती। आइज ने उसको पूरे 50,000, 5 रुपए और 1 रुपए का सिक्का पकड़ाया था। अब आइज जैसा दिमाग किसके पास था। मुझे तो इसी के डबल चाहिए, हैं तो दे दे, वरना मैं आपकी गोद में बैठ जाऊंगा। वो कहते ही उठकर उसकी गोद में बैठने वाला था कि आनिया ने चीख मार दी। सब स्टेज पर होने वाले तमाशे को देख रहे थे। आइस प्लीज ये हरकत मत करना, तुम कोई छोटे बच्चे हो जो गोद में बैठ रहे हो मेरे।
आन्या उसे गुस्से से घूर कर बोली। मदीहा बेगम नफी में सर हिलाकर अपनी बेटी को देख रही थी। बेटा आहिस्ता बोलो, कुछ ख्याल करो, दुल्हन हो तो। अम्मा आप भी शुरू हो जाए अब। आइस से कहे ना कि इंसानों की तरह ठीक पैसे दे। वो मुंह बनाकर बोली, क्या खराबी है इन पैसों में, सब ठीक तो है। ये सिक्के हैं और ये पूरे 50,000। वो पैसों को देखता बोला, आइस प्लीज 50,000 का डबल मैं कर देती हूँ, सिक्कों का उधार कर लो, बाद में दे दूंगी। वो बेचारगी से बोला। जानती थी आइस उससे बदला ले रहा है। सुबह से उसने जितना आइस को तंग किया था। अब मैं सिक्कों का उधार करूं, मुझे नकद चाहिए, नकद। वो ऐसे बोला जैसे कर्जा वापस लेने आया हो। आइस अब मैं तुम्हें सिक्के कैसे दूं, प्लीज मेरा घुटना छोड़ दो। आइस आप ही से कहें प्लीज। वो बेबसी से बोली। मैं क्या कहूँ, वो जिद कर रहा है अब। मैं से आइस ये सिक्के किस बच्चे से छीन कर लाए हो तुम? अरीश ने आखिर में उससे सवाल किया। बस कर लिए ना अरीश किसी न किसी तरह। अब ये भी तो पाकिस्तान की करेंसी में आते हैं, रख लिए मैंने। आप लोग भी अब कहीं से दें मुझे। आइस शोखी से बोली। इतनी देर में एक आंटी उनकी बहस सुनकर स्टेज पर आ गई। ये लो बेटा और अपने भाई को दे दो। उन्होंने अपने पर्स से 5 और 1 रुपए का सिक्का अरीश को थमा दिया। आंटी आप वलीमे पर सिक्के लेकर आई थी, क्या सलामी सिक्कों में देने का इरादा था? आइज ने हैरानी से पूछा। नहीं बेटा, ये तो मैं इसलिए रखती हूँ कि कहीं सिग्नल या स्टॉप पर कोई फकीर नजर आ जाए तो उसको दे दूं। आंटी ने भोलपन से कहा तो उनके कहने पर सब हंस दिए और आइस खजल सा हो गया। आनिया ने आइस को पैसे दिए तो आइस उठ गया। फिर थोड़ी देर बाद फोटो सेशन के बाद लोग घर की तरफ चल दिए। बेटा आइस, आपसे बात करना थी, जाहिद साहब ने आइस को कहा। इस वक्त सब टीवी लाउंज में बैठे थे। जी करें। वो ठीक से बैठता हुआ बोला, चेहरे पर संजीदगी थी। बेटा मुझे माफ़ कर दो। अभी जाहिद साहब बोल रहे थे कि आइस ने आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लिए। प्लीज़ अंकल, ऐसी बातें मत करें। मैं आपके बेटे की जगह हूँ और एक बाप अपने बेटे से कभी माफ़ी नहीं मांगता। शुक्रिया बेटा, तुमने जब बाप का दर्जा देकर मेरा मान बढ़ा दिया। उन्होंने कहते ही आइस को गले लगा लिया। सब ही खुश हो गए। अरीज के तो सर से जैसे मनोबोझ उतर गया था। अच्छा चलें, अब सब आराम कर लें, सब थक गए होंगे। अहमद साहब के कहने पर सब खड़े हो गए। आन्या और अरीज को मदीहा और राबिया बेगम ऊपर उनके कमरे में छोड़ आई थी। अरीज को तो घबराहट हो रही थी। 5 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो अपना दुपट्टा सेट करती ठीक से बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। आइज ने शौक सी आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरीज ने घबराहट पर काबू पाते जवाब दिया। कैसी हैं आप? आइज ने बेड पर बैठते अगला सवाल किया तो अरीज ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। खैर है, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? यार, एक तो अच्छे शौरों की तरह बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? वो मुंह बनाता बोला तो अरीज हल्की सी हंस दी। नहीं, अजीब लग रहा है, आपने कभी ऐसी बात नहीं की। ओफ, तो मुझे बदतमीज़ कहना चाह रही हो? आइज ने मसनूई गुस्से से उसे घूरा। अब आप ऐसा सोचती हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो हंसी दबाकर बोली। तुमने आनिया का झूठा तो नहीं खा लिया? वो उसके इस तरह कहने पर तफ्तीशी अंदाज में बोला तो अरीज हल्का सा हंस दी। नहीं, तो फिर तुम्हें उसका असर क्यों हो रहा है? वो हैरत ज़दा सा बोला। मैं मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए। वो उसे बात बताते बोली। आयस ने उसको घूरा तो वो हंस दी। आयस भी उसके इस तरह हंसने पर मुस्कुरा दिया। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे ऐसे ही हर बात किया करो, मैं कोई भूत थोड़ी ना हूँ जो डर जाती हो। वो संजीदगी से कहता आखिर में मजाक से बोला। आप गुस्सा मत किया करें फिर। वो मुंह बनाकर बोली। तुम पर कब किया? वो अनजान बनता बोला। अरीज ने उसकी बात पर उसे घूरा तो आयस हंस दिया। है ये अदाएं नाजा, वो शोखी से बोला तो अरीज ने सर झुका लिया। आयस उसे ऐसे देखकर हंस दिया। अरीज कमरे में आया तो उसने आनिया की तरफ हैरत से देखा जो पूरे बेड पर मैक्सी फैलाए घूंघट निकाले बैठी थी। ये ऐसी क्यों बैठी हो? वो उसके करीब आता बोला। आनिया ने उसे एक नज़र घूंघट में से देखा जो उसे मुंह खोले हैरानी से देख रहा था। कुछ याद है? कल हमारी शादी हुई है। वो घूंघट उठाकर बोली। हाँ, आज वलीमा था, खैर खैरियत से हो गया। उसके इतने पुरसुकून लहजे पर आनिया का पारा चढ़ गया। मुझे मेरी मुंह दिखाई दे, कल आपने मुझे दी ही नहीं। वो उसके आगे हाथ करती बोली। किस तरह से मांग रही हो, कुछ शर्म है कि नहीं? वो भी मैदान में उतरता बोला। जब आप नहीं देंगे तो मैं तो मांगूंगी ना, मेरा हक है। और शर्म किस बात की? बचपन के शौहर से कैसी शर्म?
وہ بھی بیڈ سے کھڑی ہوتی اس کے مقابل آ گئی۔ میرے پاس نہیں ہے، کل دوں گا۔ وہ اسے ٹالتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے میرے لیے کچھ خریدا ہی نہیں؟ وہ صدمے سے بولی۔ ایک وہ آئز ہے جس نے صرف نکاح پر ہی اتنا پیارا بلیسڈ عریس کو گفٹ کیا ہے، اور ایک آپ ہے، آپ کو شادی پر بھی اپنی بیوی کے لیے کچھ خریدنا یاد نہ رہا؟ وہ اب رو دینے کو تھی۔ تمہارے لیے کیا خریدتا؟ تم کون سا نئی نویلی بیوی ہو؟ بچپن کی بیوی کو کیا گفٹ کروں؟ وہ بھی دو بدو بولا۔ مجھے نہیں پتا، اس میں بھلا میرا کیا قصور کہ مجھ بیچاری کو بچپن سے ہی آپ جیسے سڑیل انسان سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ مظلومیت کی انتہا پر تھی۔ عریس نے اسے سڑیل کہے جانے پر گھورا۔ مجھے ان گوریوں کا کوئی اثر نہیں ہونا۔ کل تو مجھے نیند آ گئی تھی، آج مجھے چاہیے۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، منہ پھلائے مسلسل عریش کو ہی گھور رہی تھی۔ عریش پہلے تو لاپرواہ سا بیٹھا رہا، مگر مسلسل گھوریوں سے زچ ہوتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا سوری، میں کل پکا لا دوں گا جو تم کہو گے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا یقین سے بولا۔ میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گی اپنی مرضی سے خریدنے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی بولی۔ اچھا ڈن، اب موڈ ٹھیک کرو بچپن کی بیوی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اچھا جی، ہو گئی ٹھیک بچپن کے شوہر۔ وہ بھی اس کے ایسا کہنے پر مسکرا دی۔ صبح سب ناشتے کے بعد اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مگر عریج اداس بیٹھی تھی۔ اس کی اداسی رابعہ بیگم نے نوٹ کی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، خوش تو ہونا؟ وہ اس سے آہستہ سے پوچھ رہی تھی۔ جی امی خوش ہوں، بس آپ لوگوں کے جانے کا سوچ کر اداسی ہو رہی ہے۔ بیٹا، بھائی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، ہم لوگ شاید کچھ مہینے میں پاکستان ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو جائیں۔ وہ اسے خوشی سے بچانے لگی۔ سچی؟ وہ خوش ہو گئی۔ ہاں، آئزہ نے تمہیں بتایا نہیں؟ یہ بات تو سب کو پتا ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، بچہ بھول گیا ہوگا، پھپھو نے کہا تو عریج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں وہاں آئز بھی آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی جسے صرف عریج ہی دیکھ سکی تھی۔ وہ آ کر عریج کے پاس بیٹھ گیا۔ آئز، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ امی ابو یہیں کچھ مہینوں میں پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں؟ وہ آہستہ سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ یار میں نے تمہیں رات کو بتانا تھا، بھول گیا، تمہیں پتہ لگ گیا؟ وہ بھی مسکرا کر دھیمے لہجے میں بولا۔ جی ابھی امی نہیں بتایا۔ چلو گڈ، خوش ہو نا؟ آئس نے مسکراہٹ دبا کر بولا۔ جی، وہ بھی مسکرا دی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آنیا نے معنی خیزی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی، آئز نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا۔ تو عریج ہنس دی اور آنیا کا منہ بن گیا۔ اچھا خیر چھوڑے، میں نے آپ کو گفٹ نہیں دیا تھا شادی کا کوئی، آخر ایک دیور کا فرض ہے کہ وہ اپنی اتنی اچھی بھابھی کو گفٹ دے، تو میں یہ آپ کے لایا ہوں۔ وہ سمجھداری سے بولتا آخر میں گفٹ پیک اس کے آگے کرتا ہوا بولا۔ تھینک یو آئس۔ آنیا نے خوشی خوشی وہ گفٹ اس سے لے لیا تو عریج نے حیرانگی سے آئس کو دیکھا کہ یہ کب لیا؟ آئس نے عریج کو دیکھتے کندھے اچکا دیے۔ بھابھی، آپ اس گفٹ کو کھول کر دیکھیں تو صحیح، آخر سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے آپ کے لیے کتنا شاندار گفٹ لیا ہے۔ آئس نے اسے مسکراہٹ دبا کر کہا تو عریج کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، پھر اپنی سوچ کو جھٹکا کہ کیا پتہ واقعی کوئی اچھی چیز ہو۔ آنیا نے گفٹ کھولنا شروع کر دیا۔ سب اسی کی طرف ہی دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا گفٹ ہے۔ اس نے ریپر اتارا تو وہ ایک ڈبہ سا تھا۔ اس نے ڈبہ کا ڈھکن کھولا ہی کہ اسپرنگ کے ساتھ ایک خوفناک سی شکل اچھل کر باہر آ گئی۔ آنیا نے چیخ ماری اور ساتھ ہی عریج کا بازو پکڑ لیا۔ پھر سمجھ آنے پر اس نے آئس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا تو آئس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ آنیا کو دیکھتے ہی اس نے دوڑ لگا دی۔ تمہیں میں نے چھوڑنا نہیں، آئس کے بچے۔ آنیا اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ انشاءاللہ 2 ہوں گے، وہ بھاگتا ہوا بولا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ عریج نے شرم سے سر جھکا لیا۔ عریج بیچار اپنی بچپن کی بیوی کی حرکتوں پر افسوس کر کے رہ گیا۔ یہ دونوں نہیں سدھرنے والے۔ مدیحہ بیگم نے بھی افسوس کیا۔ ان بچوں سے ہی تو گھر کی رونق ہے۔ ثانیہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیا، اور ادھر آنیا آئس کے پیچھے اسے پکڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے تو واقعی نہیں سدھرنا۔ آپ لوگ اپنی لائف آرام سے گزارے۔ ختم شد۔